नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे, ये लव है या साजिश। दरअसल देश भर में बहुत सारी बातें ऐसी हो रही जो कही तो अच्छी जाती, मगर वो अच्छी होती नहीं है जैसी वो कही जाती है। अगर हम बात करें कि अखबारों में एक शब्द चलता है, लव जिहाद। हम उसको लव नहीं मानते, हम उसको सेक्स जिहाद मानते हैं, क्योंकि वो जो काम है वो प्यार के लिए नहीं है। अब बात हो रही है कि देश को जोड़ेंगे, लेकिन काम देश के तोड़ने के हो रहे हैं। मोहब्बत की दुकान की बात हो रही है, लेकिन बात नफरत की हो रही है। आज चर्चा की वजह यह कि उत्तर प्रदेश के बरेली में जो घटना हुई है, जुम्मे का दिन था और लव मोहम्मद की बात हो रही है। अब ये लव मोहम्मद कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये लव के बजाय नफ़रत फैलाने की कोशिश का एक हिस्सा है, और ये केवल हिंदुस्तानी मुसलमानों का नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमान तो उसमें जाने अनजाने में शामिल हो रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसमें अमेरिका, पाकिस्तान और अब खाड़ी के कुछ देश भी, और सबसे ज़्यादा बात भारत के कुछ लोग भी इसमें शामिल हैं, लंबे समय से जो इस काम में लगे थे। मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा कि कभी जॉर्ज सोरोस की बात होती थी। अमेरिका के एक उद्योगपति हैं जो भारत में लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो भारत में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने करोड़ों रुपए फूंक दिए, और उस कोशिश में भारत के राजनीतिक दल के लोग शामिल हैं। तो ये साजिश अमेरिका से शुरू होती है, पाकिस्तान से शुरू होती है, गल्फ देशों से शुरू होती है और भारत के राजनीतिक दलों तक आकर रुकती है। उसकी खास वजह यह कि जब आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ कुछ बोलता है, तो बाइडन हो या ट्रंप सरकार उसको पोषित करती है, उसको संरक्षण देती है। जब देश के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति पन्नू को संरक्षण मिलेगा, इसका मतलब है कि दुनिया के बहुत से देश नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे। आज इसी पर हम बात करेंगे कि ये जो लव मोहम्मद की बात हो रही है, ये आखिर सच में लव है या साजिश, क्योंकि देश तो धर्म के आधार पर 1947 में बढ़ चुका। अब इस देश में सब लोगों को साथ मिलकर रहने की आज़ादी है, ना कि किसी नाम पर नफरत फैलाने की, क्योंकि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन गया। ये कड़वा सच है इतिहास का। अब जो मुसलमान इस देश में हैं वो लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता के साथ इस देश में हैं, क्योंकि अगर उनको इस्लाम के साथ जाना होता तो वो पाकिस्तान 47 में चले गए होते। अगर वो यहाँ है तो वो इसी शर्त पर है कि वो धर्मनिरपेक्षता के साथ है। अगर कट्टरवाद की कोई बात होगी तो फिर वो इस देश को स्वीकार कम होगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए स्टूडियो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विशेषज्ञ नागेंद्र सिंह परमार जी, और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं रमेश सिंह जी, जो जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की हालत ऐसी हो गई है कि अब आपको किसी एक तरफ धकेला जाएगा। या तो आप धर्म के साथ रहें या फिर देश के दुश्मनों के साथ रहें। अगर आप दोनों में से कोई एक काम नहीं करेंगे तो फिर आपकी बड़ी मुसीबत है, और पत्रकारिता में भी यही दिक्कत पैदा हो गई है। या तो आप इस पाले में रहिए या दूसरे पाले में जाइए, लेकिन हमारी प्रार्थना है कि हमको पत्रकारिता करने दीजिए। जब देश पर संकट की बात आएगी तो पत्रकार देश के साथ है। आज इसी पर बात करेंगे कि जो तिब्बत में कल बात हुई है, परसों बात हुई थी, वहाँ के वांगचुक जो शिक्षाविद भी हैं और एक वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बड़े वैज्ञानिक भी हैं, उनके खिलाफ सरकार ने एक्शन लिया है। वजह बताई जा रही है कि वो पिछले दिनों पाकिस्तान होकर आए थे और पाकिस्तान से लौटने के बाद वो जैन जेट पर काम कर रहे थे। अब वो कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उनके आंदोलन में युवाओं ने हिंसा की, आगजनी की, और उसके बाद जो लोग पकड़े गए वो कुछ नेपाल के निकले और कुछ कश्मीर के निकले। उस घटना में 4 युवकों की मृत्यु हो गई है। ये भारत में जैन जेट की शुरुआत का एक हिस्सा था जो आगे चल नहीं पाया। उसके 2 दिन बाद ही जुमे का दिन देखकर भारत में लव मोहम्मद के नाम से फिर तनाव पैदा करने की कोशिश हुई। इसी पर हम बात करेंगे कि क्या ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है कि जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, उसको हम भारत में करेंगे।
इस पर सबसे पहले मैं रमेश सिंह जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं कि इसमें हाँ जी। जियो पॉलिटिक्स भी है, इसमें यह भी है कि जो नाटो देश है वो कितने भारत के साथ है, खिलाफ है, अमेरिका कितना भारत के साथ है आतंकवाद के मुद्दे पर। मैं इसमें सिर्फ एक बात जोड़ूंगा कि अगर भारत के खिलाफ अशांति की कोई कोशिश कर रहा है तो वो आग से खेल रहा है, चाहे वो विदेशी ताकतें हों या भारत की ताकतें, क्योंकि इस देश में ये चल नहीं पाएगा जो कोशिशें हो रही है, क्योंकि यहाँ की तासीर अलग है। रमेश जी, पहले आपकी बात, फिर मैं नागेंद्र जी की तरफ आऊंगा। राघवन जी, इसमें पूरी पूरी जियो पॉलिटिक्स। मैं आपको बताऊं कि चाहे जेएनजी हो, और चाहे लद्दाख की घटना हो, और चाहे बरेली की घटना हो, चाहे अभी सऊदी पाकिस्तान पैक्ट हुआ उसकी बात हो, या H1B वीजा की बात हो, और चाहे जो टैरिफ लगाया उसकी बात हो, भारत में सत्ता परिवर्तन मोदी बहुत बुरी तरह से खटक रहे हैं। भारत की जो गृह नीति है, भारत की जो आइडियोलॉजी इस वक्त जो सरकार जो आइडियोलॉजी चल रही है, उसके कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पे और देश के कुछ लोग सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। सत्ता परिवर्तन करने के लिए पिछले कई सालों से प्रयास चल रहा है, वो पूरी तरह से फेल होगा। मैं आपको बताऊं, कतर जिसको हम सपोर्ट किया था अपन ने, अभी मोदी जी ने जो इजराइल ने आक्रमण किया था, हमला किया था, उसके बाद हमने सपोर्ट किया था, उसी कतर ने भारत के विरुद्ध एक कार्यक्रम किया था न्यूयॉर्क में, और उसमें राहुल गांधी गए थे। तो ये जो तख्ता पलट की कोशिश है, पहले तो जॉर्ज सोरोस फेल हो गए, तो डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ लगाया है, जो H1B वीजा की जो फीस बढ़ाई है, तो वो भारत में ये परसेप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के लोगों को ये बता रहे हैं कि ये मोदी की नीतियों की असफलता है और आप बगावत करें। इसके बाद सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल घटना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जो पैक्ट किया है, जो एक रणनीतिक साझेदारी की है, ये मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई है और भारत के विरुद्ध करवाई है, और भारत को मैसेज देने के लिए करवाई है। और इस मैसेज का भारत ने जवाब भी दे दिया है। इस मैसेज का भारत पे कोई असर नहीं है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ है वो सीक्रेट है, उसके कंपोनेंट अभी बाहर नहीं आया है, और ये सिर्फ एग्रीमेंट है, TT नहीं है। तो इसको भारत को रत्ती भर भी डर नहीं है। अब आते हैं जो JNG, असल में क्या है, JNG के नाम पे मोदी राहुल गांधी ने आह्वान तो कर दिया। इतना बड़ा देश है, नेपाल छोटा सा एक जिले के बराबर है, अगर वहां पे कुछ होता है तो पूरे देश में हो जाता है। यहाँ लद्दाख में हुआ है तो लद्दाख का असर कहीं नहीं पड़ा, लद्दाख में भी वो थोड़ी बहुत हिंसा हो आ गया और अब ठंडा पड़ गया। तो JNG के नाम पे राहुल गांधी की टीम और राहुल गांधी के सिपाही जो कर रहे हैं, वो उससे देश की तख्ता पलट नहीं होगा। अब देखिए, उनके जो फॉलोअर्स है मुसलमानों में, उनने अब JNG के नाम तो लब मोहम्मद पहली बार सुना है भारत में, लब मोहम्मद। अरे भाई, आपको मोहम्मद से लव है तो इससे किसी को क्या आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपके मोहम्मद से आप प्यार कीजिए, लेकिन मोहम्मद का नाम लेके आप देश को जलाएंगे तो ये स्वीकार नहीं होगा। रमेश जी, और वही हुआ। रमेश जी, अगर मोहम्मद से आपत्ति होती तो आज़ादी के बाद जब धर्म के नाम पर देश बट रहा था, उसी वक्त ये तय हो जाता है कि मुसलमान इस देश में नहीं रहेंगे, क्योंकि मुसलमानों के लिए एक अलग देश बन रहा है। अगर हिंदुओं को मोहम्मद से आपत्ति होती तो बीच में ऐसे कई मौके आए जब इस बात पर लाइन खिंच जाती। यहाँ तो आपत्ति नहीं है, लेकिन ये मंशा गलत है ये कहने की, क्योंकि भारत में हिंदुओं को अगर मोहम्मद से आपत्ति होती तो 47 में ये चीज़ तय हो जाती कि देश में सिर्फ हिंदू रहेंगे और मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे। जैसा पाकिस्तान ने तय किया कि ये इस्लामिक देश बनेगा, इस्लाम पर चलने वाले यहाँ रहेंगे, तो वैसा भारत में, लेकिन भारत उदार रहा और अभी भी उदार है। जी, बिना मौसम के बारिश होना जैसा है आई लव मोहम्मद। भाई, आपको मोहम्मद से प्यार है, ये तो हमेशा से है। अचानक आप मोहम्मद से प्यार करने की घोषणा करने लगे और फिर उसके नाम पे हिंसा करने के लिए आपने आई लव मोहम्मद का सहारा लिया। तो ये जो आई लव मोहम्मद है, ये बरेली में हुआ है, वहां लठ पड़ेंगे पुलिस, योगी जी वहां सुधार देंगे, इसके बाद और कहीं कुछ होगा। धीरे धीरे ये JNG का जो प्रयोग राहुल गांधी या कोई जो कर रहा है JNG का प्रयोग, ये भारत के एक जिले में कुछ थोड़ा बहुत हिंसा हुआ के खत्म हो जाएगा। भारत में JNG नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए,
दरअसल ये सारी बातें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि अब सत्ता से दूर रहने की जो बेचैनी है वो स्पष्ट दिख रही है और भारत को लोग आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। मेक इन इंडिया की बात करें, डिफेंस के मामले में भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत की सीमाओं की बात करें तो वहाँ सड़कें बन रही है, रेल लाइन जा रही है। अभी भारत की हम बात करें तो उसने एक मिसाइल्स का जो एक प्रयोग किया है कि रेलवे की पटरियों पर भी जो बोगी दौड़ेगी वहाँ से भी हम मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। ये लोगों की आंखों में खटक रही है, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो नाटो हो, चाहे वो चीन हो। लेकिन सवाल यही है कि ये चल कैसे पाएगा। ये चल इसलिए पाएगा क्योंकि देश एक है और ये जो मौके हैं ये फौरी तौर पर हैं, पानी के बुलबुलों की तरह ख़त्म हो जाएंगे। नागेंद्र जी, दरअसल एक चीज़ जानकारी आई थी कि जब चीन गए थे नरेंद्र मोदी, उस समय अचानक ये खबर थी कि जो सीक्रेट सर्विस से खबर बाहर आ रही है कि CIA ने मोदी के ऊपर हमला करने या जान लेने की कोशिश की थी। इसका कोई बहुत अभी तथ्यात्मक सबूत नहीं आया है, लेकिन ये चर्चा चल पड़ी है कि इसीलिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन रुके थे और उन्होंने उनका इंतजार किया, मोदी के आने तक वो खड़े रहे और बाद में उन्होंने अचानक उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया और वो अपने साथ लेकर चले गए। ये जो घटनाक्रम हुआ था ये बहुत चौंकाने वाला था, प्रोटोकॉल को तोड़कर ये हुआ था। इसके पीछे जो खबर निकल कर आई कि इस बात की जानकारी पुतिन को लग गई थी और उन्होंने इस खतरे को भांपते हुए मोदी को अपने साथ रखा और पूरी वो जो कार में बैठ कर गया और जो उन्होंने अकेले में बातचीत हुई वो सब फिर धीरे धीरे निकल कर आ रही है। तो मोदी की जान को खतरा है, देश की तरक्की को लेकर लोग दिक्कत पैदा कर रहे हैं। अब 10 साल के बाद बीजेपी की सरकार में सांप्रदायिक हिंसा की कोशिश हो रही है क्योंकि जैन जेड तो आने वाला नहीं है। भारत के युवा समझदार हैं और वो अपनी पढ़ाई में लगे हैं और बिजनेस में लगे हैं, उनको इस बात से मतलब नहीं है। लेकिन जो सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, बेचैनी जो कांग्रेस या दीगर दलों में है वो ये कि सत्ता आप किसी भी हाल में चाहिए। आप देखिए कि 240 सीट जब बीजेपी को मिली तब कांग्रेस ने कहा था कि हम अभी शपथ नहीं लेंगे, हमको सरकार में आने की कोई जल्दी नहीं है। और अब वो जल्दी दिख रही क्योंकि ना तो नीतीश कुमार ने सरकार को धोखा दिया, एनडीए गवर्नमेंट को, ना नायडू ने धोखा दिया। तो अब इस तरह के देश में हालात पैदा किए जाएं जो नेपाल में हुए थे, जो बांग्लादेश में, जो लंका में हुए थे। आपकी राय, ये जो लव मोहम्मद है इसको कहने पर किसी को एतराज नहीं है, मगर ये कहा क्यों जा रहा है? ये लव कम साजिश ज्यादा लगती है। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, किसी भी धर्म के जो व्यक्ति हैं वो अपने आराध्य को इबादत करें, उसकी पूजा करें, उससे प्यार करें, ये सबको हक और अधिकार है। और वैसे भी किसी भी धर्म के जो आराध्य है या इष्ट है वो सभी की जो है पीर, पैगंबर, देवता, भगवान जो भी हुए हैं सबने एक ही प्रेम का ही तो संदेश दिया है। तो प्रेम के संदेश और इबादत को दिखाने की ऐसी क्या जरूरत है? और ऐसा संदेश कि आप एक तरफ तो आई लव कहते हैं, दूसरी तरफ वो हिंसक भीड़ में बदल जाता है। आपकी कैसी वो इबादत है जो हिंसा में बदलने को, तब्दील होने को तैयार है? और राघवेंद्र जी, अकारण नहीं है, ये कतई अकारण नहीं है। अंतरराष्ट्रीय साजिश के अलावा ये कुछ नहीं है। भारत की स्थिति जो अगले 10 साल बाद विश्व के पटल पे है, अभी भी भारत बहुत तेजी से विश्व पटल पे उभर रहा है, और 10 साल बाद की स्थिति है उसको लेके कहीं ना कहीं दुनिया के कुछ वो देश जो लंबरदार बने बैठे हैं इस पूरी दुनिया के, वो नहीं चाहते कि भारत हो या कोई अन्य भी देश हो कि तो लगातार प्रगति की सीढ़ियां चढ़ते हुए और विश्व शक्ति है जो महाशक्ति उनके समक्ष आके खड़ा हो, उनके बराबर आके खड़ा हो जाए। उसके इर्द गिर्द ये सारी की सारी चालें रची जा सकती है कि जैसा आपने कहा कि इस देश में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो धार्मिक कट्टरता के आधार पर तो पाकिस्तान बन ही चुका था। भारत में तो वही मुसलमान रहे ना जिसे देश से प्यार था, धर्म धार्मिक कट्टरता के लिए जिनके लिए कोई स्थान नहीं था। इस देश में अशफाक उल्लाह, मौलाना आजाद, APJ कलाम साहब और मेजर हमीद जैसे लोग हुए हैं जिनकी पूरा इस्तकबाल पूरा देश और दुनिया करती है। ऐसे में किसी भी देश में को अगर आपको रोकना है, किसी भी देश के विकास को आपको रोकना है, किसी भी देश में अगर बंटवारा करना है तो उसका जो सीधा और सादा फार्मूला होता है वह जाति और धार्मिक उन्माद आप फैला दीजिए। जाति और धार्मिक उन्माद फैलेगा तो उस देश का विकास रुकेगा, उस देश में आपस में गृह युद्ध होने की नौबत आएगी, उस देश में लोग जाति और धर्म में बट के आपस में लड़ाई मारकाट करने पे उतारू हो जाएंगे। और दूसरा अब नया फार्मूला आया है जो जब से सोशल मीडिया और तकनीकी चीजें बढ़ गई हैं तब से एक नई पीढ़ी जिसे जैन जी का नाम दिया गया है क्योंकि वो सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़ी रहती है, तो उसके जरिए किसी तरह का उकसाया जाए
लेकिन ये दुनिया भूल जाती है कि ये देश उस माटी का बना हुआ है जी जिसमें आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये ना तो कभी बटेगा ना कभी कटेगा, और एकजुटता के साथ ये और पूरी दृढ़ता के साथ इन चीजों का मुकाबला करेगा। हाँ, ये बड़ा अफसोसजनक है कि विदेशों से रची गई साजिश को देश के ही कुछ नेता और कुछ धार्मिक नेता उनके साथ जुड़े हुए और कुछ राजनीतिक नेता मिलकर उसे हवा देने की कोशिश करते हैं, जो देश के लिए कतई अच्छा नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल बात ये हो रही कि लव मोहम्मद से किसी को एतराज नहीं है, लेकिन सवाल वही है कि फिर आपकी ज़ुबान पर तो लव है लेकिन दिल में नफ़रत है, और वो नफ़रत सड़कों पर दिख रही है हिंसा के रूप में। देवदत्त दुबे जी, ट्रंप ने भारत को रोकने के लिए टैरिफ लगाया, फिर ट्रंप ने भारत को रोकने के लिए आतंकियों को मदद की, फिर ट्रंप ने आतंकी पैदा करने वाले अमेरिका को, पाकिस्तान को मदद की जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद उसकी हालत ख़राब हुई तब। अब उसके बाद आप देखिए कि H1 वीज़ा शुरू किया ताकि भारत के युवाओं में असंतोष पैदा हो कि सरकार की नीतियां गलत है, अमेरिका से उसका पंगा है, इसलिए भारत के नौजवान युवकों को दिक्कत हो रही है। जब वो भी नहीं चला तो फिर फार्मेसी पर 100% टैरिफ की बात कर दी। इसके साथ साथ सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में समझौता करा दिया ताकि पाकिस्तान में आतंकी फैक्ट्रियाँ चलती रहें और उसके लिए पैसा सऊदी अरब से आ जाए। तो ये सब कुछ जो चीज़ें हैं, ये अमेरिका आग से खेल रहा है इस वक्त। अमेरिका को अंदाज़ा नहीं है कि इन्हीं आतंकियों ने अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाया था, और उसका जो मास्टरमाइंड था वो बाद में पाकिस्तान से पकड़ा गया। और उसके बाद आप देखिए कि एक बार फिर अमेरिका गलती कर रहा है और इसकी सज़ा उसको सदियों तक मिलने वाली है, क्योंकि आतंकवाद किसी को नहीं छोड़ता। ये बात भारत बहुत दिनों से समझा रहा है, इजराइल भी इस बात को समझा रहा है कि ये सब नहीं चलेगा, लेकिन ना अमेरिका की समझ में आ रही है, कुछ दिन समझ में आई और फिर वो गलत ट्रैक पर जा रहा है। आपकी राय, भारत के भीतर ये जो लव की बात हो रही है, ये दरअसल लव है या नफरत? दुनिया के देशों के अलावा भारत की तासीर अलग है। ये शायद अमेरिका और वो देश समझने में गलती कर रहे हैं कि यहाँ तो मिट्टी से, राख से उठ के खड़े होने की क्षमता है देश के लिए, मर मिटने की कसम। यहाँ तो त्याग तपस्या के लोग हैं, यहाँ कहाँ सुविधाओं से। आपने टैरिफ की बात की, स्वदेशी की बात ऐसी चल पड़ी है कि आज छोटी सी चीज़ ले लो, कोई गोबर के दिए अभी से बुक होने लगे। तो ये भूल जाते हैं कि भारत अलग है, यहाँ अनेकता में एकता है, ये हमारे हिंद की विशेषता है। लेकिन हम किसी भी साजिश को बहुत अच्छे ढंग से नाकाम करते, हम भले ही जी आपस में कुछ चलिए मैं लौट रहा हूँ। आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए हम थोड़ी देर से आपसे बातचीत करेंगे। देवदत्त जी, मैं जल्दी से आ रहा हूँ रमेश जी की तरफ। रमेश जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी भैया, बिल्कुल। दरअसल ये जो सारा मामला है, भारत के में अभी फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, और फेस्टिव सीजन में बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है, खरीद फरोख्त का। बड़े पैमाने पर ऑटोमोबाइल्स मार्केट में बूम आता है, ज्वेलरी के मार्केट में बूम आता है, कपड़े, हम बात करें कपड़ों की तो कपड़ों के बाज़ार में, फैब्रिक्स में बूम आता है। तो कह सकते हैं कि ये इस मौसम में, इस माहौल में भारत के बिजनेस मार्केट को एक तरह से पटकने देने की कोशिश है हिंसा के नाम पर। टैरिफ लगाकर शेयर बाजार को नीचे करने की कोशिश की अमेरिका ने, लेकिन उनको नहीं पता, जैसा देवदत्त दुबे जी कहते कि यहाँ तो राख से फिर पैदा होने की ताकत है। उनको नहीं पता कि यहाँ तो सिर कट जाते हैं और धड़ लड़ते रहते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि जब इज्जत की बात आती तो लोग जौहर कर जाते हैं। ये वो मिट्टी है यहाँ की। तो मुझे लगता है कि अमेरिका थोड़ी सी गलती कर रहा है, और फिर ये रॉन्ग साइड जाके एक बार फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी कोई घटना होगी, उसके बाद शायद अकल आएगी। क्योंकि अमेरिका के भीतर बड़े तबके में ये बात है कि ट्रंप की पॉलिसी भारत के खिलाफ जो वो अपना रहा है वो गलत है, और इससे नुकसान अमेरिका को ज़्यादा होने वाला है। देवदत्त जी, आपकी राय? अब लगता है कि आपका माइक ठीक हो गया है। जी बिल्कुल, ये जिसको अपने यहाँ कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि, अमेरिका की इस समय यही है। और ट्रंप के बारे में तो आप जानते हैं कितना मजाकिया माहौल पूरी दुनिया में बना हुआ है। जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया पिछले दिनों, वो भाषण लग ही नहीं रहा था। वो तो एक हमारे यहाँ का आम आदमी ऐसा ठेले वाला बात करता है जैसे वो बात कर रहे हैं, और यही उनकी मानसिकता है। शायद वो भूल कर रहे हैं भारत को समझने की। भारत कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि जब जब अवसर आएगा वो अपनी उस दैवी शक्ति को दिखाएगा, उस एकजुटता को दिखाएगा, और उसकी वह तपस्या दिखाई देगी
कि उसमें दुनिया की किसी देश में ताकत नहीं है कि वो भारत का मुकाबला कर सके। अब इतना भीषणतम कोरोना का काल आया था, तब भारत ने सबको काढ़ा भी दिया, बाद में वैक्सीन भी दी, और भारत में लोग कह रहे थे कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, यहाँ तो बहुत बड़े पैमाने पर मारामारी हुई, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी कम मजबूत है, हम इतने मजबूत हैं अंदर से, दिल से और दिमाग से, कि गलत फहमी लोग पाल दें कि हम यहाँ नेपाल या बांग्लादेश जैसी घटनाएं कर पाएंगे। यहाँ तो औंधे मुँह गिरेंगे और उनको खुद को नुकसान होगा जो लोग ऐसी साजिशें कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारा नेतृत्व भी प्रखर है और हमारी देश की जनता भी एकजुट है। बिल्कुल। रमेश जी, यूएसए एक बार फिर गलती कर रहा, हम बार बार कह रहे हैं इस बात को, वो नंबर 1 के जो महाशक्ति का ओहदा उससे नीचे जा रहा है, और उससे नीचे जाने से जो बचने की कोशिश कर रहा है उसमें, और वो जब कोई दलदल में फंसता है तो जितना वो छटपटा के बाहर निकलने की कोशिश करता है, दलदल में वो उतना ही गहरा जाता है। तो अमेरिका इस दलदल में फंस गया है, और भारत, रूस, चीन और इजराइल, इनका जो एक अघोषित गठबंधन है, चीन हमारा दोस्त कभी नहीं रहा, लेकिन कई बार ये होता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। तो चीन से भी यूएस को खतरा है, और भारत जो है खुद यूएस से गलत नीति से एक तरह से दो चार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उसकी जो रीति नीति है वो पीछे ले जाने वाली है, और वो गहरी खाई की तरफ बढ़ रहा है। आपकी राय रमेश सिंह जी? राघवेंद्र जी, अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी, किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी उस देश को ऊपर या नीचे ले जाती है, और फॉरेन पॉलिसी में चाहे व्यापार हो, चाहे सांस्कृतिक संबंध हो, चाहे खेल हो, मतलब हर चीज फॉरेन पॉलिसी में आती है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, ट्रंप ने पिछले 4 साल रहे तब भी उनकी फॉरेन पॉलिसी इसी तरह थी कि देश को, अमेरिका को कूटनीतिक स्तर को उन्होंने नीचे ले गए। इसके बाद इस बार तो उन्होंने गजब कर दिया, चाहे वो कूटनीतिक स्तर हो, चाहे आर्थिक स्तर हो, और चाहे वो सामरिक स्तर हो, हर प्रकार से वो नीचे ले जा रहा है। अब मेरे ख्याल से जब किसी सभ्यता का या किसी कौम के पतन का समय आता है, तो फिर उस कौम में कोई पगला पैदा होता है, और उसकी नीतियों से, उसके कारण, उसके कर्मों के कारण वो कौम और वो सभ्यता धराशायी हो जाती है। अमेरिका में ये हो रहा है। दूसरी बात यह है कि वो अमेरिका, ये नहीं, वो उन लोगों के अंदर सांस्कृतिक विविधता नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि भारत के अंदर इतनी सांस्कृतिक विविधता है, चाहे जाति हो, चाहे भाषा हो, चाहे धर्म हो, चाहे क्षेत्रीयता हो, चाहे खान पान हो, चाहे रहन सहन, हर बात में विविधता है। और ये विविधता ही भारत की वो पूंजी है कि इसमें कोई अस्थिरता या जैन जैसी चीज पैदा नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए अभी इन धर्म के नाम पे, धर्म को, भारत की फॉल्ट लाइन है धर्म, और इस फॉल्ट लाइन को कैश करने की कोशिश की है ये बरेली में। अब देखिए विडंबना, देखिए कि आप मुसलमान आई लव मोहम्मद लेकर खड़े हो गए। अब वो पूरे का पूरा जेएनजी आई लव मोहम्मद पर केंद्रित हो गया, और उसका मूल उद्देश्य खत्म हो गया। अभी अचानक किसी दिन जाति के नाम पर उस फॉल्ट लाइन को कैसे करेंगे? एक जाति अगर मान लीजिए खड़ी हो गई किसी मुद्दे पर, तो बाकी जातियां तमाशा देखेंगी, और वो जो जेएनजी का जो मूल उद्देश्य है वो खत्म हो जाएगा। तो भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, वो भारत की राजनीति की हो, चाहे आर्थिक स्थिति की हो, हर प्रकार, हर शोबे, हर क्षेत्र में रमेश जी, हमारी ताकत है जी। जो हमारी सांस्कृतिक विविधता है, हम कहते हैं कि एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, आप कैसे भी इसको कह लीजिए, यही भारत की ताकत है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सामयिक हो सकती हैं, लेकिन ये ना तो नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हुआ था, या इमरान खान को जिस तरह से जेल में बंद किया था। जो आपने कहा कि तासीर अलग है, नागेंद्र जी, भारत की सरकार को लेकर, भारत की एकजुटता को लेकर और भारत की तरक्की को लेकर पूरी दुनिया में एक तरह से जो समर्थक है वो खुश है, लेकिन बाकी जगह बेचैनी है, खटक रहा है भारत पूरी दुनिया को। आपकी राय? सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं, सवाल भारत का है। किस ढंग से देखते हैं ये जो दौर है? ये निकल तो जाएगा, लेकिन पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो बेचारे सीधे शरीफ होंगे, वो भी इसके शिकार हो सकते हैं। बाकी जो बदमाश है, जो साजिश कर रहे हैं, वो तो जल्दी पकड़े जाएंगे और उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी। आपकी राय? ये राघवेंद्र जी, इसमें तो शक ही नहीं है कोई कि भारत में धार्मिक उन्माद और कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन टैरिफ और ट्रेड वार के बीच में जी अक्टूबर से लेकर और मार्च तक की जो छमाई है, इस छमाई के दौरान में भारत का जो वित्तीय प्रदर्शन है वो क्या है? देखिए, शादी ब्याह के सीजन के चलते हो,
जी चाहे आप वो मान के चलिए कि त्योहारों की खरीदारी के चलते हो, क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्या गारमेंट सेक्टर, क्या पर्यटन क्षेत्र, इन बिल्कुल सभी में इन 6 महीने के जो वित्तीय प्रदर्शन है वो बहुत मायना रखता है। और मेरे ठीक को लगता है जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश कर रहे हैं वो यही चाहते हैं कि देश में शांति और सुरक्षा को लेकर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीजें हो, ताकि यहाँ के इस छमाही के प्रदर्शन पे असर पड़े और भारत की सुदृढ़ता जी जो मार्च के बाद निकल के आने वाली है वो कमतर हो। बिल्कुल, आप ये ठीक इसी के ठीक कह रहे हैं। इर्द भी साजिशें रची जा रही हैं। मैं अंतिम टिप्पणी के लिए आता हूं देवदत्त जी, आपकी तरफ बहुत छोटी सी राय। बिल्कुल कोई गलत फहमी ना पाले, भारत में कोई भी इस तरह की साजिश नाकाम नहीं होगी। और जो लोग देश के अंदर साजिश कामयाब नहीं होगी। हाँ, कोई भी किसी भी तरह की साजिश कामयाब नहीं होगी। और जो देश के अंदर भी जो लोग समझ रहे हैं कि इस साजिश के बहाने हम अपना उल्लू सीधा कर जी। लेंगे, वे भी गलत फहमी में है, क्योंकि ये देश ऋषि मुनियों का है, ये देश तपस्वियों का है, ठीक। ये भारत भूमि है, यहाँ कोई भी षड्यंत्र चलने वाला नहीं है। बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर कुछ होगा भी तो जब 370 कश्मीर से हटी थी तो वहां पत्ता नहीं खड़का। राम मंदिर बना था तो लोग गलतफहमी में हैं, लोग बार बार ट्राई कर रहे हैं कि शायद कोशिश हो जाए। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर इस बार मुँह की खानी पड़ेगी। ये कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। नागेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, देवदत्त जी आपका धन्यवाद, रमेश सिंह जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो ये लव है या साजिश, बहुत जल्द ही ये इस पर से नकाब उतरने वाला है, जल्द ही चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो बखबर में इतना ही। बंदनी हमारे साथ और देखते रहिए IND24।